क्या अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी अब दबाव में है? जिस वॉलमार्ट की मौजूदगी हर शहर, हर गली और हर अमेरिकी परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है, वही वॉलमार्ट अब अपने ही देश में स्टोर बंद कर रहा है। 2026 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने क्वाइटली लेकिन गहराई से अमेरिका की रिटेल इकोनॉमी को झटका दिया। कैलिफोर्निया के फ्रेमॉन्ट शहर में वॉलमार्ट ने अपने 2 स्टोर्स परमानेंटली बंद कर दिए, एक ऑल्ब्राई स्ट्रीट पर और दूसरा ऑसगुड रोड पर। ऑफिशियल बयान आया कि वजह है लो प्रॉफिट मार्जिन्स और अंडर परफॉर्मेंस। लगभग 156 से 169 कर्मचारियों को नियर बाय स्टोर्स में ट्रांसफर का विकल्प दिया गया और इसे एक सामान्य बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग डिसीजन बताया गया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह सिर्फ 2 अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स की कहानी है या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिसी शिफ्ट? जब हम डेटा, टाइमिंग और पिछले 2 वर्षों की ट्रेड पॉलिसीज को साथ रखकर देखते हैं तो यह साफ होने लगता है कि यह घटना आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव का संकेत हो सकती है। 2025 के दौरान कैलिफोर्निया में कुल 5 वॉलमार्ट स्टोर्स बंद हुए और हर जगह रीजन लगभग एक जैसा था, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर अचानक इतना बढ़ क्यों गया? क्या यह सिर्फ लोकल मार्केट स्लोडाउन है या फिर नेशनल ट्रेड पॉलिसी का डिलेड असर अब ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है? 2025 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सामानों, खासकर चाइना से आने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ्स लगा दिए। सरकार का तर्क साफ था, अमेरिका को फॉरेन डिपेंडेंसी से बाहर निकालना है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। लेकिन अमेरिका की रिटेल इकोनॉमी का सच यह है कि लो प्राइस मॉडल पर चलने वाली कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। वॉलमार्ट के शेल्व्स पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, क्लोथिंग, किचन आइटम्स और डेली ग्रोसरीज का बड़ा हिस्सा चाइना, वियतनाम, इंडिया, मैक्सिको और लैटिन अमेरिका से आता है। जब इंपोर्ट टैरिफ्स 40%, 60% या उससे भी अधिक तक पहुंचे तो इसका सीधा असर लैंडेड कॉस्ट पर पड़ा। कॉस्ट बढ़ी, मार्जिन घटा, इन्फ्लेशन पहले से हाई थी, कंज्यूमर स्पेंडिंग कॉशियस हो चुकी थी और रिजल्ट हुआ प्रॉफिट कंप्रेशन। वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी पहले ही संकेत दे चुके थे कि कंपनी इन टैक्सेस को पूरी तरह अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। इसका मतलब साफ है, या तो कंपनी प्रॉफिट सरफाइज करे या प्राइसेस बढ़ाए। जब प्राइसेस बढ़ती है तो फुटफॉल गिरती है और जब फुटफॉल गिरती है तो अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स सबसे पहले इंपैक्ट में आते हैं। फ्रीमॉन्ट क्लोजर्स इसी पैटर्न का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ 2 स्टोर्स तक सीमित नहीं है, यह ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन ने सप्लाई चेन्स को रिकॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिया है। चाइना अब केवल मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं बल्कि ब्रिक्स जैसे ब्लॉक के माध्यम से ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक अलाइनमेंट बना रहा है, जहां डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है। अमेरिका टैरिफ्स के जरिए प्रेशर बना रहा है, लेकिन ट्रांजिशन कॉस्ट फ्री नहीं होती। वॉलमार्ट ने चाइना डिपेंडेंसी कम करने के लिए सोर्सिंग को एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई किया। इंडिया से प्रोक्योरमेंट में तेज बढ़ोतरी हुई, वियतनाम और मेक्सिको को ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मेक्सिको में लगभग $6 बिलियन का निवेश केवल एक साधारण एक्सपेंशन नहीं था, बल्कि सप्लाई चेन आर्किटेक्चर को पूरी तरह से री इंजीनियर करने की रणनीति थी। वॉलमार्ट ने वहां अल्ट्रा मॉडर्न रोबोटिक वेयरहाउसेस विकसित किए, जहां AI ड्रिवन सॉर्टिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटेड पिकिंग आर्म्स, रियल टाइम ट्रैकिंग सेंसर्स और प्रिडिक्टिव लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। इन सुविधाओं का उद्देश्य साफ था, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना, डिलीवरी स्पीड बढ़ाना और टैरिफ प्रेशर से पैदा हुए मार्जिन स्क्वीज को संतुलित करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पूरी तरह एल्गोरिदम बेस्ड बना दिया गया, डिमांड फॉरकास्टिंग को मशीन लर्निंग मॉडल्स से जोड़ा गया और कई रेपेटिटिव ऑपरेशनल रोल्स को ऑटोमेशन से रिप्लेस किया गया। इससे एफिशिएंसी तो बढ़ी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह भी है कि जब ऑटोमेशन तेज होता है तो ह्यूमन वर्कफोर्स पर दबाव आता है। लोकल जॉब्स कम होती हैं, स्किल ट्रांजिशन की जरूरत बढ़ती है और कम्युनिटीज में आर्थिक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। यहां एक और महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल लेयर जुड़ती है, मेक्सिको। खुद पिछले कुछ वर्षों में चाइना के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को लगातार मजबूत कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स के मामले में मेक्सिको और चाइना के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि भले ही सोर्सिंग चाइना से सीधे कम दिखाई दे, लेकिन सप्लाई चेन के कई हिस्सों में चाइनीज इनपुट्स इनडायरेक्ट रूप से शामिल रहते हैं।
यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क अब इतना इंटरकनेक्टेड है कि पूर्ण डीकपलिंग प्रैक्टिकली आसान नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में पॉलिटिकल टेंशन भी कम नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर बड़ी कंपनियां टैरिफ्स का बहाना बनाकर प्राइसेस बढ़ाती हैं तो यह कंज्यूमर्स के साथ अन्याय है और टैक्स का बोझ कंपनियों को खुद उठाना चाहिए। लेकिन कंपनियों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि जब इंपोर्ट कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस और कंप्लायंस एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ते हैं तो मार्जिन प्रोटेक्ट करना सर्वाइवल का सवाल बन जाता है। यही टकराव आज अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी और कॉर्पोरेट रियलिटी के बीच सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। दूसरी तरफ कंपनीज कह रही हैं कि कॉस्ट रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोर्ट बैटल्स शुरू हुए। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने टैरिफ्स को कानूनी चुनौती दी, दूसरी अदालत ने अस्थायी रूप से कलेक्शन जारी रखने की अनुमति दी और पॉलिसी अनसर्टेनिटी ने मार्केट को और अस्थिर कर दिया। फरवरी 2026 तक तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और रणनीतिक हो चुकी है। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस अब केवल एक्सप्लोरेटरी स्टेज में नहीं हैं, बल्कि औपचारिक और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ रही हैं। दोनों देश लिमिटेड टैरिफ रोलबैक, सेक्टर स्पेसिफिक रिलीफ और फेज्ड रिडक्शन मॉडल पर चर्चा कर रहे हैं। जिन 26% तक के टैरिफ्स को पहले अस्थायी रूप से सस्पेंड करने की बात हो रही थी, अब उन्हें सिलेक्टिव कैटेगरीज में स्टेप बाय स्टेप कम करने का प्रस्ताव रखा गया है, खासकर टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स इनपुट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली सप्लाई चेन सिक्योरिटी पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर ट्रेड शॉक से बचाव हो सके और चाइना पर अत्यधिक निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जा सके। यह सिर्फ डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग नहीं, बल्कि इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। वॉलमार्ट हिस्टोरिकली अपने टोटल मर्चेंडाइज सोर्सिंग का लगभग 60% से 70% हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना से करता रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, स्मॉल अप्लायंसेज, फर्नीचर, सीजनल गुड्स और लो कॉस्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार यूएस मार्केट में बिकने वाले वॉलमार्ट के नॉन ग्रोसरी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में चाइना की हिस्सेदारी 70% के आसपास तक रही है। यही वजह है कि जब टैरिफ्स एग्रेसिव तरीके से बढ़ाए गए तो कॉस्ट शॉक सीधा वॉलमार्ट जैसे रिटेल जायंट पर पड़ा। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का मतलब लैंडेड कॉस्ट बढ़ना, और लैंडेड कॉस्ट बढ़ने का मतलब मार्जिन कंप्रेशन। इसी दबाव को बैलेंस करने के लिए वॉलमार्ट ने पिछले 2 वर्षों में सोर्सिंग डाइवर्सिफिकेशन को तेजी से बढ़ाया है। मेक्सिको को नियर शोरिंग एडवांटेज की वजह से तेजी से स्केल किया गया है, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और ट्रांजिट टाइम कम हो सके। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई ड्रिवन इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन को भी अग्रेसिवली अडॉप्ट किया गया है, ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफसेट की जा सके। तो क्या इसका मतलब यह है कि वॉलमार्ट अमेरिका छोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह साफ है कि वॉलमार्ट अपने ट्रेडिशनल चाइना हेवी सप्लाई चेन मॉडल से निकलकर एक मल्टी पोलर सोर्सिंग आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रीमॉन्ट के स्टोर्स का बंद होना कोलैप्स का संकेत नहीं, बल्कि उस बड़े स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का हिस्सा है जिसमें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ स्ट्रैटेजी, इन्फ्लेशन प्रेशर और कंज्यूमर बिहेवियर चारों एक साथ सिस्टम को रीशेप कर रहे हैं। असली कहानी एग्जिट की नहीं, बल्कि एडेप्टेशन और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की है। जब जियोपॉलिटिक्स बदलती है तो उसका असर सीधे लोकल रिटेल शेल्फ पर दिखाई देता है। अब असली प्रश्न यह है कि टैरिफ स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगी या शॉर्ट टर्म में इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ाएगी। क्या सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन सस्टेनेबल साबित होगी या कॉस्ट इन्फ्लेशन कंज्यूमर डिमांड को और कमजोर करेगी? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि यह केवल शुरुआत है? पिछली वीडियो का सबसे मजबूत कमेंट था पानी बहवाया का। इस वीडियो पर कमेंट करना न भूलें, ताकि अगले YouTube वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। और अब स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे जरूर देखिए, क्योंकि कहानी यहीं से और दिलचस्प होने वाली है।